अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा आज का वीलॉग देख रहे हैं। लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ ने जो 24 नवंबर को शुरू किया था, वो 26 नवंबर की रात, मंगल की रात अचानक क्यों ख़त्म हो गया, इसकी नाकामी की वजूहत जानने की कोशिश करेंगे। और मंगल की रात जना एवेन्यू ब्लू एरिया में डी चौक के आसपास ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई के हज़ारों मुजाहरीन, हज़ारों प्रोटेस्टर्स मुंतशिर हो गए, गायब हो गए, इसका जायज़ा भी लेंगे। और सबसे अहम बात कि क्या नेगोशिएशंस हो रही थी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, जो स्कटल हो गई, चूँकि मुजाहरीन और ये कहा जा सकता है कि बुशरा बीबी ने फैसला किया कि उनको डी चौक की तरफ मार्च करना है। सबसे पहले जो नाकामी की वजूहात हैं वो तीन चार हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर मैं कुछ ख़बरें भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे फायरिंग के दावे भी सामने आ रहे हैं, फायरिंग हुई है नहीं हुई, इसमें कितनी सदाकत है, कौन से फरीक के जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमें प्लानिंग नज़र नहीं आई पीटीआई की जानिब से जब हुकूमत के साथ, ये मैं आपको बता दूं दावे के साथ, और बिल्कुल मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन, मैं पहले दिन से आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि हुकूमत और पीटीआई की लीडरशिप के दरमियान ये तय पाया था कि वो बिल्कुल उनको लॉन्ग मार्च करने दिया जाएगा। और ये भी तय पाया था कि जो धरने का मकाम होगा वो संजानी होगा, या जो G9 वाला पार्क है वो होगा। संजानी पे इत्तेफाक राय हुआ था, इसीलिए पीटीआई के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद तक आने दिया गया था। कोई ऐसा ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन उसको वायलेट किया गया। हुकूमती नुमाइंदों से हमारी बहुत ख़ास लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनकी जानिब से वायलेट किया गया। जो ब्लू एरिया की तरफ इन्होंने मार्च किया, डी चौक की तरफ मार्च किया, वो नहीं होना चाहिए था। शायद उसी की वजह से चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर हुई। नाकामी की वजूहात क्या हैं? सबसे पहले प्लानिंग नज़र नहीं आई। अगर संजानी का तय पा गया था हुकूमत के साथ और ये हुकूमत आपको बातचीत के लिए इंगेज कर रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, और मेरी इन्फॉर्मेशन उस मैं 2 दिन पहले भी आपको दे चुका हूँ ये ख़बर कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बातचीत हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे। इमरान खान साहब को ऑफ़र दी गई कि सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा नहीं, जुमे तक मुझे भी रिहा किया जाए। इस तरह की बातचीत हो रही थी, इसी पे डेडलॉक था। ये मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ। फिर ये भी कहा गया पीटीए की लीडरशिप की जानिब से कि उनको बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाए, उनको नज़रबंद कर दिया जाए, सब जेल करार दे दिया जाए और पॉलिटिकल एक्टिविटी वो करें, या जब तक ज़मानत नहीं होती तो उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की, जब तक ज़मानत नहीं होती तब तक वो सब जेल रहेगी, और उसके बाद फिर वो नॉर्मल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तो ये इस बात पे एक तरह से डेडलॉक मौजूद था। अगर ये डेडलॉक मौजूद था और इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि संजानी के मकाम पे आप बैठ जाएं, तो फिर बैठ जाना चाहिए था। लेकिन हमें इस सिलसिले में पीटीआई के अंदर के जो इख्तलाफात थे वो नज़र आए कि बुशरा बीबी का कोई कुछ फ़ैसला था, अली अमीन गंडापुर कुछ कह रहे थे, बैरिस्टर गौहर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू था। तो प्लानिंग की ऐसा हमें ख़ासी कमी नज़र आई। फिर आपस में इख्तलाफात भी थे, आपस में इन फाइटिंग भी थी, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। अली अमीन गंडापुर चाहते थे डी चौक ना जाया जाए, और इसी तरह से दूसरी लीडरशिप भी यही चाहती थी। बुशरा भी चाहती थी कि उनके हस्बैंड को, उनके खावत को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। तो इसके लिए ऐसा कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस को होल्ड नहीं किया गया और ये फैसला किया गया कि आगे बढ़ा जाए, डी चौक की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन वहाँ पे आपके पास लोग नहीं थे, और कोई जो यहाँ जब मंगल की सुबह यहाँ प्रोटेस्टर्स पहुँचे हैं, या सोमवार की लेट नाइट को यहाँ पे पहुँचे हैं, तो कोई 15-20 हज़ार का क्राउड था जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया, और मंगल के रोज़ ये क्राउड मज़ीद कम हुआ। तो आप के पास अगर इतना क्राउड नहीं था, इतना बड़ा नंबर नहीं था, तो फिर आपको डी चौक की तरफ मार्च नहीं करना चाहिए था। फिर आपको चाहिए था कि संजानी बैठ जाते और आप इंतज़ार करते पंजाब की जो काफ़िले आ रहे थे इस्लामाबाद, रावलपिंडी के लोग आपको ज्वाइन करते, फिर आप डी चौक की तरफ मार्च कर सकते थे, और फिर संजानी में जब तक आप बैठे रहते आपका दबाव बढ़ना था। लेकिन आपने फैसला किया कि डी चौक की तरफ मार्च किया जाए, और डी चौक भी आपका मतबा नज़र था। इससे आगे की प्लानिंग आपके पास नहीं थी, इससे आगे का लाहे अमल आपके पास नहीं था। आपको नहीं पता था कि डी चौक में जाके करना क्या है, वो आपके पास लाहे अमल होना चाहिए था। डी चौक आ गए, फाइन, आप आ गए। डी चौक से पहले
चाइना चौक और जो 7th एवेन्यू उसके दरमियान कंटेनर आके रुका, थोड़ा सा आगे आया, फिर शेलिंग हुई, आप पीछे चले गए। लेकिन अगर आपके प्रोटेस्टर्स डी चौक आ गए और आप आ गए डी चौक और आपकी लीडरशिप आ गई, तो फिर आपके पास अगला लाहे अमल क्या है? उसको दबाव के तौर पे यूज़ किया जा सकता था, लेकिन आपने उसको उस एक पूरी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट किया। ऐसी सूरत में ये वेस्ट ना होता कभी भी अगर आपके पास 30 40 50 हज़ार का क्राउड होता, लेकिन ये 15 20 25 हज़ार का, पहले दिन आपके पास 25 30 हज़ार का क्राउड था, जो कम हुआ है, लोग कम हुए हैं। वो इंतज़ामात की वजह से कम हुए हैं, इंतज़ामात प्रॉपर नहीं थे, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था, सर्दी भी थी, और भी बहुत सारी वजूहत थी। जो अदरवाइज लीडरशिप थी सेकंड और थर्ड टीयर की, वो भी कहीं पर नज़र नहीं आई। MNAs नहीं नज़र आए, MPs नज़र नहीं आए, पंजाब से लोग नज़र नहीं आए, इस्लामाबाद की और पंजाब की रावलपिंडी की क़यादत मौजूद नहीं थी, लोग भी खासे कम आए। 4 अक्टूबर को खासे लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद आप आपस में अपनी हिकमत अमली तरतीब नहीं दे सके और आपने फैसला किया कि आपने आगे जाना है। इंतज़ामात आपके पास इतने पुअर थे कि खाने पीने के अलावा आपका लाउड स्पीकर ख़राब हो जाता है, सेम डे आपका लाउड स्पीकर ख़राब हो जाता है, और वर्कर्स जो कि बिफरे हुए हैं, जो कि गुस्से में हैं, जो कि नफ़रत में हैं, उनको हिदायत देने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उनको किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हिदायत दे सकते हैं। यानी इस तरह के भी इंतज़ामात आपके पास मौजूद नहीं थे। तो बिल्कुल ना लीडरशिप थी, ना इंतज़ामात थे, ना कोई प्लानिंग थी। ये एक बहुत बड़ा फेलियर हमें नज़र आया। फिर आप लोग भी उस तरह से लोग निकले ज़रूर, लेकिन दूसरे तीसरे दिन वो बतदरीज कम होते चले गए। उसको आपने कंसोलिडेट नहीं किया। वहाँ पे जो लीडरशिप थी उसकी स्पीचेस हो सकती थी, इंगेज किया जा सकता था वर्कर्स को, लेकिन वो इस तरह का मामला नहीं हुआ। और ये आपको नज़र आ गया कि आपस के इख्तलाफात खासे ज़्यादा थे। तो ख़वातीन भी इसी तरह से शानदाना गुलजार वहाँ पे मौजूद थी, लीमा खान मौजूद थी, आलिया हमज़ा मौजूद थी, ईमान ताहिर मौजूद थी, कंवल शौज़ब और जो बाकी पार्टी की लीडरशिप है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। इसी तरह से बाकी भी जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी नहीं थी। पंजाब से भी पंजाब की क़यादत ये कहती रही हम रास्ते में, हम आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं पहुँच सके। और हुकूमत का ये कहना बिल्कुल जायज़ है कि इन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे और PTI के लोगों के साथ ये मामला तय हुआ था और ये तय किया गया था कि इन्होंने संगजानी में बैठना है, उससे आगे नहीं आएंगे और हमारे साथ मुज़ाकरात और बातचीत होती रहेगी। अब नंबर आपका जो कम होना शुरू हुआ, चूँकि मैं ऑन ग्राउंड मौजूद था उस दिन और सारी रात 2-3 बजे तक मैं वहाँ पे रहा हूँ कि मंगल की रात हुआ क्या है और जिन्ना एवेन्यू कैसे मुंतशिर हो गया। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि जो ग्रैंड ऑपरेशन बिल्कुल 10-11 बजे के करीब हुआ, 20-25-30 मिनट में, बहुत क्विक ऑपरेशन था, लेकिन जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है वो वक्फे वक्फे से जारी रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो 10 बजे हुआ है, उससे पहले भी 3-4 बजे भी शदीद आंसू गैस की शेलिंग की गई और उसके बाद फ्रीक्वेंटली होती रही, इंटरवल्स में होती रही। और फिर जो पकड़ा जा सकता था उसको बहरहाल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पकड़ती रहीं, जो भी इक्का दुक्का लोग निकलते थे भी उनकी भी पकड़ धकड़ होती रही। ये भी एक बात है कि इसलिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन का फैसला किया, ऑपरेशन क्लीन अप का फैसला किया कि आपका नंबर कम था। ये बात बुशरा बीबी को रियलाइज़ करनी चाहिए थी कि जब आपका नंबर कम हो तो वो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये जवाब मौजूद होता है और रीज़न मौजूद होती है कि चूँकि उनको कामयाबी नज़र आ रही होती है, तो वो फिर क्लैम डाउन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने प्रोसीड किया और वो कामयाब हो गए। तो जो नंबर कम हुआ है, मंगल की रात हुआ, ये है कि बेसिकली ये ऑपरेशन छोटे पैमाने पर छोटा छोटा ऑपरेशन होता रहा। नंबर कम होने की वजह से कम होते रहे, आंसू गैस भी होती रही, फायरिंग भी जगह जगह होती रही। और हुकूमत की साइड का ये कहना है कि फायरिंग PTI के लोगों ने की है। PTI के लोगों का कहना है कि फायरिंग हुकूमत की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई है। अब इसका हल जो है वो ये है कि इस मामले को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। मैं ब्लू एरिया में मौजूद था, वक्फे वक्फे से बिल्कुल फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं
दावे पीटीआई के भी सामने आए हैं, हुकूमत की जानिब से भी सामने आए हैं, पीटीआई के प्रोटेस्टर्स के भी दावे नज़र आए हैं, और उन्होंने भी दावे किए हैं कि गन शॉट्स किए गए हैं और सीधी गोलियां मारी गई हैं, स्नाइपर्स का भी उन्होंने दावे किए हैं। तो इसका ज़्यादा मौसर जो तरीका हो सकता है वो ये है कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, उस साइड से भी इस साइड पे भी, चूँकि जानी नुकसान तशद्दुद की कोई भी किस्म जो है वो काबिल मज़म्मत है, और ना रियासत इस तरह से कर सकती है और ना ही मुजाहिरीन रियासती अहलकारों पर तशद्दुद किसी किस्म का कर सकते हैं या वायलेंस अनलीश कर सकते हैं। तो इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये हुकूमत को इस पर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जाना चाहिए। मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूँ कि जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है, वो बहुत डेंजरस है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने माशी महाज पर बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई जा रही है कि जी सीधे स्ट्रेट फायरिंग की गई है, स्नाइपर के ज़रिए गन डाउन किया गया है, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। ये बिल्डअप हो रहा है और ये बिल्डअप होता होता ये अजदहा बन सकता है, ये नुकसानदेह हो सकता है। और बिलाशुबा हमने ये भी देखा, मैंने ये देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े काम्ड थी इनिशली, 2 दिन उन्होंने कोई ज़्यादा टफ टाइम नहीं दिया। इसी तरह से जो पीटीआई के प्रोटेस्टर्स थे वो भी बड़े फ्रेंडली थे। तो उसको जो इस तरह से अब उसका अंजाम होना ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, और पीटीआई के पास कम्युनिकेशन के तमाम टूल्स मौजूद हैं। तो वो हुकूमत इस मामले में कम्युनिकेशन में या काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने में बहुत वीक है। तो अगर ये नैरेटिव बिल्ड होता है, जो कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुत डेंजरस हो सकता है, इसके बहुत संगीन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हुकूमत को चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि जो इकनॉमिक प्रोग्रेस का सफ़र उन्होंने शुरू किया है उसको किसी भी तरह से स्कैटल ना होने दे। वो ये जो बिल्डअप एक नैरेटिव बन रहा है कि गन डाउन किया गया मुजाहिरीन को, निहत्थे शहरियों को, ये किसी भी तरह से किसी के भी मफाद में नहीं है और ये प्रलॉन्ग हो सकता है। दूसरा ये है कि जो हारने जीतने की बात की जा रही है, रियासत को हमेशा जीतना होता है, रियासत अपनी रिट कायम करती है, लेकिन रियासत को अपने शहरियों से भी जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चूँकि अवाम शहरी ही रियासत है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो। रियासत को लग रहा है कि वो जीत गई है, हुकूमत को लग रहा है कि वो जीत गई है, और उन्होंने बिल्कुल मुंतशिर कर दिया, डिस्पर्स कर दिया लोगों को, मुजाहिरीन को। ये एज है, अब आप टेबल पे आएँ और आपके पास एक तरह से एज मौजूद है, आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं इस वक्त। तो आपको चाहिए कि इस मसले का हल निकालें। ये रोज़ की इमरान खान के पास ये सलाहियत मौजूद है, ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो 10 लॉन्ग मार्चेज़ ऐसे और भी कर सकता है। 10 और नाकाम होंगे, वो 20 और लॉन्च कर देगा। पॉपुलर है इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए बातचीत करनी चाहिए हुकूमत को, तमाम सियासी रहनुमाओं को मिल बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, इस मसले को निपटाना चाहिए। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं अभी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पीटीआई के साथ मामलात को तय कर सकते हैं। आपने अपनी रिट को कायम की है, जो कि अच्छी बात है, जो कि रियासत को करना चाहिए। लेकिन अब बातचीत से मसले का हल निकालना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मैं समझता हूँ पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि बातचीत से इस मसले को हल किया जाए। जो भी सियासी कायदीन हैं या इमरान खान हैं, उनको भी बिल्कुल उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको रिहा किया जा सकता है। बिल्कुल एक सियासी पार्टी के वो लीडर हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है और उनको भी टेम डाउन करना चाहिए, अपने मामलात को भी और अपने मुतालबात को भी। तो इसमें कोई हारा नहीं है, कोई जीता नहीं है, अवाम ही हर सूरत में हारती है। तो मेरा बस यही कहना है कि इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, और ये जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है ये बहुत डेंजरस हो सकता है। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।